अब समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने कहा है कि सिर्फ पार्टी का नाम बदला है, लेकिन डीएनए और पार्टी का सिंबल नहीं बदला। करीमनगर जिले के जम्मीकुंटा में आयोजित जनसभा में मंत्री केटीआर, एरेबल्ली दयाकर राव, गांगुला कमलाकर सहित कई जनप्रतिनिधियों और बीआरएस नेताओं ने भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया है कि उस दिन उनके शब्दों का क्या हुआ कि वह धन की बाढ़ ला देंगे। इन 14 महीनों में हुजूराबाद में क्या विकास हुआ है। हाल ही में इटेला राजेंद्र ने कहा है कि केसीआर का शासन राज्य के लिए अशुभ है। क्या वो सही सीएम केसीआर थे जिन्होंने इटेला को परिचय व नाम दिया? 2004 में टीआरएस के टिकट के लिए 33 लोगों ने नाम दिया, पर इटेला को टिकट दिया गया। केसीआर ने इटेला को राजनीतिक जन्म दिया। वे कह रहे हैं कि केसीआर का शासन राज्य के लिए अशुभ है। केसीआर को उन्होंने अपने पिता की तरह माना और उन्हें ही धोखा दिया। क्या यह उचित है? केटीआर ने कहा, लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि किसका शासन इस देश के लिए अशुभ है। केटीआर ने कहा है कि सिर्फ अडानी ही है जो इस देश में प्रधानमंत्री मोदी की वजह से सुधरा है। किसानों की आय 2 गुना करने का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, जनधन खातों में 15 लाख जमा होने का वादा किया, लेकिन आखिर में देश की जनता की सारी दौलत एक खाते में जमा हो गई। मोदी सरकार कौवों को पीटकर बाजों को देने वाली मोदी सरकार है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के रूप में लोगों से 30 लाख करोड़ रुपए वसूले गए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक इस बार की बजट बैठकें राज्यपाल तमिलिसाई के अभिभाषण से शुरू होगी। इस संदर्भ में राज्यपाल तमिलिसाई ने राज्य सरकार को बजट भाषण में कई बदलाव करने की सलाह दी। मंत्री वेमुला ने प्रशांत रेड्डी से तथ्यों के करीब रहने को कहा। हालांकि मंत्री प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि बजट भाषण तमिलिसाई के निर्देश के मुताबिक तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वे भाषण में तथ्य दिखाएंगे। राज्यपाल 3 फरवरी को दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इससे पहले राज्य सरकार ने बिना राज्यपाल के अभिभाषण में बजट बैठकें करने का फैसला किया था, लेकिन जब राज्यपाल के बजट को मंजूरी नहीं दी और उच्च न्यायालय में अपील की तो रोमांचक घटनाक्रम सामने आए। उसके बाद सरकार ने याचिका वापस ले ली। सरकार से मंत्री वेमुला, प्रशांत रेड्डी और अधिकारियों ने राजभवन जाकर चर्चा की और बजट बैठकों को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच सुलह हो गई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सरकार ने बजट बैठकों की तारीखों पर स्पष्टता दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने अपने कार्यकाल के बावजूद अवैध रूप से पद पर बने रहने के लिए बीसीसीआई महासचिव जय शाह की आलोचना की। अमित शाह के बेटे जय शाह का कोर्ट की अनुमति से पद पर बने रहना अनैतिक है। एक आम सभा की बैठक तुरंत आयोजित की जानी चाहिए और एक नई समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए नवगठित गवर्निंग काउंसिल के चुनाव लड़ने और जीतने के लिए एक चुनौती दी गई है। बीसीसीआई का जय शाह जनरल सेक्रेटरी, वो अमित शाह का बेटा है। उनका 3 साल कंप्लीट हो गया। उनको सितंबर 30 उनका डेट टाइम था। सितंबर हो गया, 30 को उन्होंने रीजन करना था, नया इलेक्शन होना था, नए लोग चुनना रहता था। अगर उन्होंने ठहरना है तो फिर भी ठहर सकता। उन्होंने सेकंड टाइम भी चांस है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने हो गए। अभी उन्होंने डिस्प्यूट के नाम पे कोर्ट से ऑर्डर लेके चला रहा। ये कब तक चलेगा? लोधा कमेटी क्या बोले, जब भी उनका टर्म होता है इमीडिएट इलेक्शन लगा। उसके क्या डिस्प्यूट बोले तो डिस्प्यूट कोई भी चालू करता, आने वाला नया ऑफिस बेरर चालू करते, नहीं तो इलेक्शन कमीशन है वो चालू करते। इसके नाम पे नहीं करना है। इससे क्या होता, स्टेटों में भी झगड़ा शुरू हो जाता। अरे अमित शाह इलेक्शन नहीं लगा तो हम कहीं को लगाया कि ये प्रॉब्लम होता बोल के मेरे भाई। और साथ ही साथ मैं एज ए क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के नाते राजीव गांधी का प्रोग्राम गए 15 साल से मैं अंडर 19, अंडर 14, अंडर 17 करूँगा। उधर राजीव गांधी ये एशियन गेम्स कराने वाला था। उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। बीइंग ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो 1920 क्रिकेट टूर्नामेंट भी मार्च में करना चाह रहा हूँ। जब ये प्लीनरी सेशन अगर फरवरी हो तो मैं मार्च में करूँगा। ये ताकि उन लोगों को भी दोस्ती बढ़ती, प्रेम बढ़ता, दुश्मनी कम हो जाता, एक स्टेट दूसरे से परिचय होता। इससे एक संदेश जाता। उन्होंने इतना बड़ा काम करे तो हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट करे तो एक अच्छा मैसेज जाने का। एज ए फॉलोअर ऑफ राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ ताल्लुका, तो उनका बेटा भी बहुत बड़ा काम करा राहुल गांधी। उस वजह से भारत जोड़ो अंडर 1920 क्रिकेट टूर्नामेंट इन हैदराबाद इन मार्च। थैंक यू।
ऑल ओवर स्टेट से आते हैं। भारत टीम को नहीं बुला रहा हूँ, श्रीलंका नहीं है, मलेशिया नहीं है, बांग्लादेश नहीं, ओनली अपने स्टेटों का टीम। भारत बोले तो भारत के अंदर लोगों को बुलाना ना, बाहर का बुलाए तो तुम क्वेश्चन अरे ये क्या है, भारत जोड़ो बोल रहे, श्रीलंका वाला कैसा है बोलते हो, तुम्हारे डर को खाली भारत जोड़ो। थैंक यू। पीयूसी के अध्यक्ष जीवन रेड्डी ने कहा है कि अरविंद राजनीति में ठग है। उन्होंने कहा है कि सांसद अरविंद झूठ के देवता है और अरविंद में केटीआर के बारे में बात करने का स्तर नहीं है। अगर केटीआर डीएस के बारे में सम्मान पूर्वक बात करते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है कि वे इसे पचा नहीं सकते। अरविंद के पिता को पद और वेतन देने का श्रेय केसीआर को जाता है। उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या अरविंद को नहीं पता कि जब केटीआर दावोस गए तो उन्होंने क्या किया? क्या यह केटीआर नहीं है जिसने दावोस में 52 बैठकें की और 21 बिलियन का निवेश प्राप्त किया? उन्होंने इसको भी झूठा साबित करने की कोशिश की। अरविंद जैसे लुटेरे आईटी के बारे में क्या जानते हैं? झूठ बोलने पर अरविंद की भी जीभ कट जाएगी। आईटी और उद्योग मंत्री के रूप में केटीआर ने 96,000 उद्योग लाए और 16 लाख लोगों को रोजगार दिया। फर्जी डिग्री वाले अरविंद ऐसे सच को कैसे समझ सकते हैं? क्या आप निजामाबाद जिले के विकास पर चर्चा करने आएंगे? उन्होंने मुझे तैयार रहने के लिए चुनौती दी है। अरविंद विकास को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या निजामाबाद के विकास के लिए केंद्र का नया पैसा भी लगा है? उन्होंने पूछा है कि क्या केसीआर सरकार ने आरमूर निर्वाचन क्षेत्र को 2,500 करोड़ रुपए आवंटित नहीं किए हैं? वो कहते हैं कि बिजली नहीं है, एक बार बिजली के तारों को पकड़कर देखिए, पता चल जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर अरविंद गाली गलौज करेंगे तो लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि जितने लोग अरविंद के खिलाफ हो गए हैं उतने किसी सांसद के खिलाफ नहीं हुए हैं। यदि कोई चर्चा होती है तो हम डेटा के साथ निपटेंगे। उन्होंने कहा है कि कुकर्मियों की पार्टी में शामिल हो चुके इटेला केसीआर के शासन की आलोचना कर रहे हैं। हुजूराबाद में लोग उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि नंदीपेट में सरपंच दंपत्ति की खुदकुशी की कोशिश बीजेपी की साजिश थी और बिल नहीं आने के कारण उन्होंने कोई चिंता नहीं जताई। बीआरएस सांसद के केशव राव ने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रदर्शन पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। केंद्रीय बजट सत्र के उद्घाटन के दौरान संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उन्होंने संसद परिसर में मीडिया से बात की। उन्होंने आलोचना की है कि उन्होंने आज राष्ट्रपति का भाषण सुना और उसमें देश की मुख्य समस्याओं जैसे महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया गया। केशव राव ने कहा है कि देश में क्रोनिक कैपिटलिज्म चल रहा है और सरकार इस तरह चल रही है कि लोगों का पैसा बड़े कारोबारियों के पास बंधा हुआ है। उन्होंने तर्क दिया है कि उद्योगपति गौतम अडानी के नाम पर अडानी अधिनियम को पारित करना पर्याप्त होगा, जिसकी सरकार ने प्रशंसा की थी। केशव राव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलाह दी कि देश में अडानी एक्ट लाने के लिए प्रधानमंत्री को सुझाव देना बेहतर होगा। इसी तरह केशव राव ने कहा है कि उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए उन्हें आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करना पड़ा। आज अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। बीजेपी सांसदों ने बीआरएस नेताओं पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करना शर्मनाक बताया। उन्होंने आलोचना की है कि उन्होंने सनसनी फैलाने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। उन्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि राष्ट्रपति राजनेता नहीं है। राष्ट्रपति का भाषण सुनने के बाद उन्होंने कहा है कि कोई भी इसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया है कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके थे कि वह संसद में दोस्ताना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में राजतंत्र है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर महिला द्वेषी है और इसीलिए पहली कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है। उन्होंने कहा है कि केसीआर महिला राज्यपाल का अपमान कर रहे हैं। लोग हंस रहे हैं क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि उन्होंने उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला क्यों दायर किया है। बीआरएस नेताओं ने कहा है कि राज्यपाल के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। सच्चाई की बात करे तो बीआरएस नेता राज्यपाल प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं। इस मौके पर उन्होंने बीआरएस नेताओं से महिलाओं से माफी मांगने की मांग की। बीआरएस एमएलसी ताता मधु ने कहा है कि पूर्व सांसद बोकुलेटी के पास कोई विजन नहीं है, वह इसे कुछ ज्यादा ही बड़ा मान रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म होने की वजह से वह कम्युनिस्टों की मदद की वजह से बोकुलेटी दुर्घटनावश जीत गई है। उन्होंने कहा है कि वह ऐसा समझ रहे हैं कि लोग उन्हें
फॉलो कर रहे हैं। सीएम केसीआर की देश की राजनीति के दिशा सूचक के रूप में तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों के नेता और लोग भी तेलंगाना शैली का शासन चाहते हैं। पोगुलेटी ने श्रीनिवास रेड्डी पर पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ लोग अपने स्तर को कुछ ज्यादा ही मानकर बात कर रहे हैं। हाल ही में हुई आध्यात्मिक सभा में वह इस बात से नाराज थे कि वह मुंह को जो आया वह बोल रहे थे। पोगुलेटी पर निजी लाभ के लिए टीआरएस में शामिल होने का आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार नारायणपुरम में पोगुलेटी आम के बागान को मुफ्त बिजली दे रही है। उन्होंने सवाल किया है कि करोड़ों रुपए कमाने वाले पोगुलेटी मुफ्त बिजली क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें संदेह है कि पोगुलेटी शर्मिला को पालेरू निर्वाचन क्षेत्र में लाए थे। प्रदेश कांग्रेस एससी सेल अध्यक्ष प्रीतम ने बड़गमपेट में सत्ता पक्ष के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। बड़गमपेट कांग्रेस एससी सेल के नेता गट्टू बालकृष्ण से सवाल किया गया है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष के एक पार्षद अनुयायी ने चेतावनी जारी की है कि वह उन्हें सार्वजनिक रूप से मार डालेंगे। दुख की बात है कि कांग्रेस सरकार परिसर की रक्षा करने गए एक दलित नेता पर हमला करने की कोशिश कर रही है। प्रीतम ने मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी पर जमीन हड़पने वालों को सजा मिलने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने सर्वे संख्या 119 में जमीन हड़पने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और सख्त सजा की मांग की। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने बड़े पैमाने पर धरना देने की चेतावनी दी। बड़गमपेट नगर निगम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पेद्दावी वेंकट रेड्डी, बड़गमपेट के पूर्व उपाध्यक्ष चिंगूरिंथा नरसिम्हा रेड्डी, महिला कार्यकर्ता और अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यादव अधिकार संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेकाला रामुलु यादव ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के अंदर यादव निगम नहीं बना तो अगले महीने की 7 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। सरूनगर में आयोजित राष्ट्रीय यादव अधिकार संघर्ष समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए मेकाला रामुलु यादव ने कहा है कि सरकार ने 4 मांगों को सुना है। रामुलु यादव ने कहा है कि प्रदेश में 20% यादवों के लिए एक निगम बनाया जाए और हर बजट में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाए। 1970 में हटाए गए एसएनडी आरक्षण को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा है कि मवेशियों की दूसरी किस्त के वितरण का पैसा 5.5 साल से नहीं बांटा गया है। 22 अप्रैल से 3 मई तक होने वाले गंगा पुष्कर के उपलक्ष्य में कंपनी के एमडी रमना ने खुलासा किया है कि मशहूर पर्यटन कंपनी आरवी टूर्स एंड ट्रैवल्स के तत्वावधान में विशेष टूर पैकेज पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि गंगा पुष्कर में सभी लोग शामिल हो सके, इसके लिए उनकी संस्था ने व्यवस्था की है। फिलहाल पुष्कर जाने के लिए ट्रेन, बस और हवाई टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी संस्था ने 8 महीने पहले 5,000 लोगों को सेवा देने की अग्रिम व्यवस्था की है। पुष्कर में कम दाम में आने वालों के लिए उन्होंने काशी, गया, अयोध्या जैसे पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए 3 से 6 दिन के टूर पैकेज की व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं। राष्ट्रपति ने केंद्रीय बजट सत्र के उद्घाटन के अवसर पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। उनका मानना है कि आत्मनिर्भरता से आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य गरीब रहित भारत हो, देश के निर्माण में युवा और नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका हो। राष्ट्रपति मुर्मू कहते हैं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले साल देश के विकास के लिहाज से बेहद अहम है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सभी देश भारत पर निर्भर हो गए हैं, जो सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। मुर्मू का मानना है कि उनकी सरकार आजादी के 75 साल मनाते हुए अनुच्छेद 370 से लेकर 3 तलाक तक तय फैसलों के साथ आगे बढ़ रही है। मुर्मू ने स्पष्ट किया है कि 9 साल के शासन के दौरान सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ा है और सरकार सभी नागरिकों के विकास के लिए काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और
विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्यों की पराकाष्ठा करके दिखाने के, ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। संसद में वित्त वर्ष 2023 से 2024 का बजट सत्र शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक शुरू होने से पहले संसद परिसर में मीडिया से बात की और रोचक टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि इस समय पूरी दुनिया अस्थिरता का सामना कर रही है और ऐसे में सभी देशों का फोकस हमारे देश के बजट पर है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को उम्मीद है कि हमारा बजट दुनिया के देशों को राह दिखाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंडिया फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट के नारे को इस बजट के जरिए और आगे ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि विपक्षी नेता संसदीय सत्रों में अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे। उन्होंने कहा है कि उनका मानना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सभी लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश के बजट की संरचना में कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के साथ साथ हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला है। मोदी ने समझाया है कि मौजूदा हालात में भारत ही नहीं पूरी दुनिया हमारे बजट का इंतजार कर रही है। जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है, आशा की किरण लेकर आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर। न सिर्फ सांसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है। और हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई है, उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है, तो किसी भी दल का क्यों न हो, जो वो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्जवल और उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारी देश की वित्त मंत्री भी महिला है। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है। इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी
बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। 17 फरवरी से सचिवालय में नए डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन का प्रारंभ किया जाएगा। राज्य सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने 11 फरवरी को होने वाले फार्मूला ई रेसिंग व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में DGP अंजनी कुमार, सरकार के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार, प्रमुख सचिव IT विभाग जयेश रंजन, सचिव सड़क और भवन विभाग श्रीनिवास राजू, शहर के पुलिस आयुक्त CV आनंद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर से खैरताबाद फ्लाईओवर, मिंट कंपाउंड से IMAX तक की सड़कें 11 फरवरी को होने वाली सबसे प्रतिष्ठित फार्मूला ई रेस के अवसर पर 5 फरवरी से यातायात के लिए बंद रहेंगी। वैकल्पिक मार्गों के बारे में शहरवासियों को शिक्षित करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने फार्मूला ई रेस के मौके पर निर्देश दिया है कि विभिन्न सुरक्षा इंतजामों के साथ ही सचिवालय के कार्य को बिना बाधित किए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाए। नेहरू प्राणी संग्रहालय पर पड़ी उपेक्षा की मार, हर जगह पशु पक्षी और प्राणी बेजार। जी हां, यह जुमला सार्थक होता है नेहरू जूलॉजिकल पार्क में। यह रखरखाव तो है, लेकिन अनुकूल वातावरण के अभाव में कई पक्षी और पशु दम तोड़ चुके हैं। हमने यहाँ के क्यूरेटर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह मुख्यालय में किसी बैठक में व्यस्त थे। प्रस्तुत है इस संबंध में हमारे संवाददाता विक्रम सूर्यवंशी की यह सिलसिलेवार रिपोर्ट। इस प्राणी संग्रहालय में जहां पशु पक्षी या जानवर नहीं है, वहां स्थान प्रेमियों का अड्डा बन चुकी है। हमने कुछ जोड़ों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे कैमरा देखते ही चेहरा छिपाते हुए भाग गए। जहां हरियाली है, वहां कुछ लोग भोजन करके गंदगी करते हैं और कूड़ेदान का उपयोग नहीं करते। इसीलिए सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। इस चिड़ियाघर में 2 दशक पहले कई व्हाइट टाइगर और अन्य देशों की नस्लों के बांध और सिंह हुआ करते थे, लेकिन अब पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कवायद नहीं हो रही है। कुछ पशु काफी उम्रदराज हो चुके हैं। पशु पक्षियों की संख्या बढ़ाने के लिए नर और मादा के जोड़े चाहिए। इसके अभाव के चलते शावक भी नजर नहीं आए। पर्यटकों को अपने बच्चों को टाइगर दिखाने घंटों बाट जोड़नी पड़ रही है। सिटी विजन के समस्त दर्शकों को विक्रम सूर्यवंशी का नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं नेहरू प्राणी संग्रहालय में। जू पार्क यानी प्राणी संग्रहालय और पार्क अर्थात हमें फूलों की याद आती है, लेकिन इस पार्क में प्राणियों, मछलियों और अन्य वन्य जीवों को देखने के लिए, उनका आनंद लेने के लिए विभिन्न स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चे बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे इतनी सैकड़ों की संख्या में, और पीछे उस ओर कुछ विद्यार्थी गुजर रहे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। आइए हम यहाँ के अध्यापिकाओं से बात करते हैं। नगरोदय नहीं बल्कि अन्य प्रांतों के लोग भी यहाँ पर, पर्यटक यहाँ पर आते हैं, विशेष रूप से बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों को आनंद प्रदान करने के लिए, वन्य जीवों का दर्शन कराने के लिए। यहाँ पर अन्य राज्यों के लोगों का भी आना लगा रहता है। यहाँ पर ख़ास तौर से हमने महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले से पहुँचे हुए कुछ पर्यटकों से बात की। महाराष्ट्र के हो? सिटी विजन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? शालूका। शालूका। हाँ। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम क्या होगा? संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, नारायणखेड़ तालुका। आप संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से हैं? संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, नारायणखेड़ तालुका, विलेज अवधतपुर जी। वहाँ से आए हम लोग। बच्चों की खुशी के लिए, देखने के लिए आए। अच्छा। और आप कहाँ से हैं? नांदेड़ में। नांदेड़ जिला, देगलूर तालुका। देगलूर तालुका। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? अच्छा है, हमें अच्छा है, लगता है, बल्कि बच्चों को लेके आए। हाँ 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 हाँ। आपका नाम? क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? अभी देखने का है। अभी देखने का है। और क्या देखना है? टाइगर, और एलिफेंट, सांगाजू, लायन, लॉयन, हाँ, बफलो, जंगल का राजा। जंगल का राजा।
आप देख सकते हैं अन्य नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर हैं। क्या नाम आपका? भट्टी। भट्टी। और आप? रोहिणी। का नाम? मेरा नाम रविंद्र है। हाँ, रविंद्र। कितने वर्षों से सेवारत है यहाँ? 2 वर्ष। कब से कब तक है आपकी ड्यूटी? 5 तक। और वेतन कितना मिलता है? 10।